तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 साइंस का, क्लास 10th साइंस। जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि केमिकल का रिएक्शंस कैसे होता है और उसके इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस, उसको लिखने के तरीके होते हैं और वही जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना, उसी को इक्वेशन के थ्रू हम लिखते हैं, उसी को इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या हैं कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो केमिकल चेंज, यहाँ पे केमिकल चेंज का जो बात किया है ना, देखिए केमिकल रिएक्शंस में केमिकल चेंज होते हैं और जब केमिकल चेंज होते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फूड जो है ना, जब डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो उसको वापस से हम फिर फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो डाइजेस्टेड होता है ना, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो वेस्ट के रूप में हमारे बॉडी से निकल जाता है, वेस्ट के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल जाता है। और वो वेस्ट को जो है ना, हम फिर से केमिकल मतलब फूड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल हो गया। अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं। The chemical reactions can be expressed symbolically by using chemical equation। तो केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस हम कर सकते हैं सिंबल के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, और उसी को केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक क्या है कि जैसे मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ना एयर में, इनटू एयर, तो मैग्नीशियम Mg जो है वो O2 के साथ कंबाइंड होकर के, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको MgO कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो लिखने का तरीका है, जैसे ये हो गया पूरा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये है ना, ये उसी का इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। वी कैन ऑब्जर्व और रिकग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, और बाय एवोल्यूशन ऑफ गैसेस और चेंज इन टेम्परेचर। तो सवाल उठता है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, यह पता करने के लिए हम जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई चेंज है स्टेट में, माने सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाए, इस टाइप का चेंज। ठीक है, फिर कलर, कलर को चेक करते हैं, और कलर भी चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, गैस निकल सकते हैं उससे, और उसका टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, ये सारे ऑब्ज़र्व करके हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। जैसे हम जो है ना, जब केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं ना, तो उसको उसका फिजिकल जो स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसको भी मेंशन करते हैं, ताकि केमिकल रिएक्शन जो है ना वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सके, मतलब उससे जो है ना हमको ज़्यादा कुछ समझ आ सके। तो गैस के लिए हम G यूज़ करते हैं, एल यूज़ करते हैं लिक्विड के लिए, और S जो है वो सॉलिड, और AQ एक्वस स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, AQ जो है वो हम एक्वस स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बैलेंसिंग इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखना है, पहला केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन हो गया। अब केमिकल इक्वेशन जब हम लिख लेंगे ना, तो उसको फिर बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस किस लिए, ताकि जो आयन्स है या आइटम जो इधर उधर है ना, वो सेम हो सके। ठीक है, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों जो है ना, वो सेम हो सके। अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशन का। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर्स ऑफ एटम है ना, ऑफ ईच एलिमेंट्स जो कि इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में, वो सेम रह सके। रिएक्टेंट का मतलब होता है ना जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट जो एलिमेंट बना है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है ना, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है ना, उसको हम लोग प्रोडक्ट साइड कहते हैं। तो दोनों का जो नंबर है, जो एटम्स का नंबर है ना, वो सेम होना चाहिए, और उसको सेम करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ आयरन
प्लस H2O। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, Fe जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। ये गैस जो है ना वो रिलीज़ होगा। तो उसी को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस करने के लिए जो है वो हम 3Fe लेंगे, 2H2O, और इस प्रकार से हम इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ आपने देखा होगा कि सारे का स्टेट भी मेंशन किया है। ये जो है ना, जैसे Fe के साथ S, सॉलिड आयरन सॉलिड फॉर्म में है, H2O जो वाटर है ना उसको वेपर के फॉर्म में ले रहे हैं, इसीलिए गैस लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। और फिर जब प्रोडक्ट के साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉलिड है और ये गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस गैस के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस के टाइप्स क्या हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस क्या क्यों करना है और कैसे करना है, ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट और जो दो रिएक्टेंट होते हैं ना वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं। इस इसके लिए देखिए अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है ना कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। और ऐसा हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम आगे देखें अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल, ये एग्जांपल्स आप याद कर लें, ये जो है ना सारे एनसीईआरटी वाले हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं अगर हम, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के प्रेजेंट में रिएक्ट करेगा, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये एक देखिए यहाँ तो हम अगर देखें ध्यान से तो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, पहला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा वाटर, और ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर के मीन्स वापस में केमिकल रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ एक्वस क्यों लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं कि ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, एक्वस फॉर्म मतलब। अब देखिए उसी तरह क्विक लैम, ये क्विक लैम देखिए जैसे ये जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लैम यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ये स्लेक्ट लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना इसका हम यूज़ करते हैं वाइट वॉश करने के लिए, दीवार को पेंट करने के लिए, ठीक है। इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनाइट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनाइट है। ये जब यहाँ देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कैल्शियम CO2 के साथ कार्बन ऑक्साइड के जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है ना तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है जो कि साइनी फिनिश प्रोवाइड करता है किसको, वॉल को, ठीक है। अब देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर वाले रिएक्शन में देखा हम लोग, और उसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है और H2 वाटर का फॉर्म भी करता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल एक और एग्जांपल है कि जब कोल को हम बर्न करते हैं, जैसे C है O2, कोल को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, कोल को बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हीट वो तो हीट निकलता है और लाइट गर्मी देता है ऐसे भी कोयले जलाने पे, और लाइट भी देता है, ठीक है। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो फॉर्मेशन है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। जैसे जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो H2O हाइड्रोजन H2O वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको कहते हैं, ठीक है।
तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जिसमें रिलीज होता है, क्या ही रिलीज होता है, द रिएक्शंस इन विच एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी होगा और हीट भी रिलीज होगा, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल जो है, जैसे जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गैस देता है। उसी प्रकार जैसे रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे हम जो सांस लेते हैं ना, श्वास लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सांस तो ज़्यादा, लेकिन जब बाहर निकलता है ना, फिर से जब लंग्स से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है ना, तो वो अगर महसूस करें तो गर्म होता है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही पार्ट है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट्स, जब अगर आपने कभी डिकम्पोजिशन होते हुए देखा हो वेजिटेबल्स मैटर का, जो कंपोस्ट में बदल जाते हैं, तो उनमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो भी गर्म रहते हैं अंदर से। ठीक है, उसी प्रकार से अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला हमने टाइप देखा केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, जो केमिकल रिएक्शंस है ना, उसके दूसरे टाइप का देखेंगे, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिकम्पोजिशन मीन्स कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है ना डिकम्पोज हो जा रहा है, मतलब टूट रहा है दो नए सब्सटेंसेस में, तो एक सिंगल रिएक्टेंट दो से दो दो प्रोडक्ट को जनरेट कर रहा है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट की तरफ, तो इन विच द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, देन इट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो है ना, तो तीन टाइप्स हैं। वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं। ठीक है, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए, जैसे ये सिंगल सब्सटेंस है ना, तो इसको कैरी आउट करने के लिए कुछ आउटपुट भी देना पड़ता है, हमको इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये डिकम्पोजिशन का ऐसा टाइप है जिसमें हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए जो है ना, इसको हीट प्रदान करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, गर्मी देना पड़ेगा, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड। ओके, तो देखते हैं अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट जो है ना, उसको फेरस ऑक्साइड में फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना, हमको हीट देना पड़ता है। तो आयरन सल्फेट को, फेरस सल्फेट जो है, उसको जब हम हीट देते हैं ना, तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है, गैस निकलता है बाहर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर में गैस निकलता है। उसी प्रकार से CaCO3, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनाइट है, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, उसको भी जब गर्म करते हैं ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर आता है। उसी तरह लेड नाइट्रेट को जब हम, जो कि वाइट कलर का है, उसको जब हीट करते हैं ना, तो लीड ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, उसी का सेकेंड टाइप देखते हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्यों, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में रिक्वायर्ड है, एक इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड है ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सके। ये डिकम्पोजिशन का सेकेंड टाइप। ठीक है, अब देखें कि इसका एक एग्जांपल है कि जब हम हाइड्रोजन को, नहीं वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करते हैं, मतलब देते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है वाटर, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। फोटो मीन्स सनलाइट। ओके, फोटो मीन्स सनलाइट, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे, तो
उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि इसका एग्जांपल है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वो जो वाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, उसको जब सनलाइट में हम देते हैं तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है। सिल्वर सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगा वहीं से, ठीक है, जो कि ग्रे कलर का होता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स सिमिलरली, उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है ना वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर ब्रोमाइड का जब रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना तो सिल्वर देता है और हमको मिलता है प्रोडक्ट के तौर पर ब्रोमाइन गैस, ठीक है, ब्रोमीन गैस। द अबव टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और यही जो रिएक्शंस है ना ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते थे पहले में, अब तो ख़त्म हो गया क्योंकि अब डिजिटल फोटोग्राफी आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया हमने, जिसमें हीट बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है, हीट जनरेट हो रहा है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि द रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शंस है ना जिसमें हमको, एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि रिक्वायर करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडो मीन्स दे रहे हैं हम लोग, हमको उसको हीट देना पड़ेगा, रिक्वायर कर रहा है वो, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल है BaOH2 NH4Cl, तो BaCl2 और NH4OH हमको निकल के मिल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऐसे एलिमेंट, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट जो है ना वो दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट टू फॉर्म फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो आयरन जो कॉपर सल्फेट है ना यहाँ से डिस्प्लेस होकर के वो आयरन के साथ चला जाता है, तो हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो कि आयरन सल्फेट है प्लस Cu, कार्बन जो कॉपर है वो अलग हो गया, और जो सल्फ़र है वो आयरन के साथ, सल्फेट जो है ना वो आयरन के साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे वही इसी का सेम, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। द नेल्स ब्राउन बिकेम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड फेडेड, ये एक एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स वो सब है जिंक, जैसे जिंक सल्फेट है, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस कॉपर हो जाता है। उसी तरह Pb जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो Pb क्लोराइड लीड क्लोराइड बन जाता है, लेड क्लोराइड, और कॉपर जो है अलग हो जाता है। जिंक, तो यहाँ पे सवाल आता है ना कि जैसे कॉपर और लेड जो है उसी के साथ क्यों कंबाइन हो गया, जो सल्फेट है या फिर जो क्लोरीन है वो इसी के साथ क्यों आया, तो इसमें है कि जब जिंक, जैसे इसका क्या है ना कि जिंक और लेड जो है ना वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कॉपर के तुलना में, ठीक है, तो दे डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म इट्स कंपाउंड्स, तो जो जिंक और लेड है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर के तुलना में, तो इसीलिए वो डिस्प्लेस कर दे रहे हैं कॉपर को फ्रॉम इट्स कंपाउंड को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। जैसे कॉपर 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 है ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हमारा जिंक है, तो जिंक जो है ना वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा और खुद को जो है ना वो सल्फेट के साथ जोड़ लेगा, जिंक सल्फेट, तो ऐसे बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी लीड वाले केस में भी ऐसा ही हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखते हैं।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि शुरू में था डिस्प्लेसमेंट, मीन्स एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, सिर्फ एक कंपाउंड का एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा था। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ हमने देखा कि सिर्फ एक ही क्लोरीन ही डिस्प्लेस हो रहा था, ठीक है, या सी कॉपर ही डिस्प्लेस हो रहा था। लेकिन यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि दोनों का जो एटम है ना वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाता है। मतलब इसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सोडियम सल्फेट है, ये एग्जांपल है, ये जो है ना ये आपका एनसीईआरटी का है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो सोडियम सल्फेट है ना प्लस बैरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बैरियम सल्फेट और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम कि Na के साथ क्लोरीन हो गया, जो क्लोरीन इसके साथ था, जो क्लोरीन पहले बेरियम के साथ था ना वो क्लोरीन अब चला गया है किसके साथ, Na के साथ। और जो जो सल्फेट जो था वो सोडियम के साथ था, वो अब बेरियम के साथ चला गया है। तो यहाँ देखिए सल्फेट जो सोडियम के साथ था वो सल्फेट अब बेरियम के साथ चला गया है, म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है म्यूचुअली एक्सचेंज हो जा रहे हैं, उसी का एग्जांपल जैसे पहला तो है कि जब सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड देते हैं, ठीक है। अब a white substance is formed due to above reaction, the insoluble substance is called precipitate। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया है प्रिसिपिटेट, ठीक है, प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट क्या है कि ऐसे इनसॉल्यूबल मतलब ऐसा सब्सटेंस डेवलप हो जा रहा है ना ये अबव रिएक्शन में कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो सोडियम क्लोराइड है इनसॉल्यूबल है, मतलब सॉल्यूशंस में, ठीक है। इनसॉल्यूबल मतलब घुल नहीं रहा है, वो बैठ गया है। जैसे अगर हम पानी में बालू को मिलाएं, सैंड को मिलाएं ना, सैंड को, तो वो इनसॉल्यूबल होता है, मिलता नहीं है पानी में, तो उसी प्रकार से उसको एक प्रिसिपिटेट कहेंगे, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में चाहे सॉल्यूशन में सॉल्व ही नहीं हो रहे या डिज़ोल्व नहीं हो रहे उसी को प्रिसिपिटेट कहते हैं, वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। अब देखते हैं कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मीन्स ऐसे सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं जो इनसॉल्यूबल है रिएक्शन में, तो उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोक्साइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है ना वो है लीड आयोक्साइड, लेड आयोडाइड, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट का ये जो साइन है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरो है ये बता रहा है कि प्रिसिपिटेट किया है, नीचे बैठ गया है, सॉल्यूशन जो है उसमें नीचे बैठ गया है ये। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो मतलब ऑक्सीजन वो रिएक्शन में आ जाए, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, या जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उससे हाइड्रोजन हट जाए, हाइड्रोजन का लॉस हो जाए या ऑक्सीजन का गेन हो जाए, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि जब कॉपर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं ना तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। जो कॉपर ऑक्साइड है ये
गेन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब गेन हो गया उसको, तो वो ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन एग्जाम्पल है ये रिएक्शन, ठीक है। व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर, इफ दिस copper oxide is reacted with hydrogen gas, then again copper become brown as reverse reaction take place। अब देखते हैं कि या लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का लॉस का एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने देखा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे गेन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का लॉस कैसे होता है रिएक्शन में। जब कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसको जब H2 के प्रेजेंट में, ठीक है, हम गर्म करते हैं, हीट हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो वो कॉपर में प्लस वाटर के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है लॉस हो रहा है, ठीक है, वाटर उससे निकल रहा है, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन तो निकल रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। ये सब आप याद कर लें, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन रिएक्शन, अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा, अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और उसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन में है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि जब सी ओ मतलब कार्बन, CuO मतलब जब कॉपर ऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ना, तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है ना, यही, ठीक है। तो इसमें जब कॉपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट हीट के प्रेजेंस में, वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं और हीट दे रहे ना, तो हमको कॉपर प्लस H2O वाटर के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि कॉपर ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हो जा रहा है, उससे रिडक्शन ऑक्सीजन हट जा रहा है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है, कॉपर बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन हट जा रहा है, ठीक है, O2 हट जा रहा है, ठीक है। और रिडक्शन हो रहा है, माइनस हो गया यहाँ, ठीक है। और हाइड्रोजन में O2 जुड़ जा रहा है, प्लस O2 हो जा रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में जब हो जाए तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं दो, आप इसको भी देख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब कोरोजन क्या है, कोरोजन इसको हिंदी में कहते हैं जंग लग जाना, जंग। जैसे आयरन को आप बहुत दिन तक बाहर छोड़ दें, जो आयरन रोड होते हैं, जैसे जब नए नए घर बनते हैं ना, तो आयरन रोड जो बाहर छूट जाते हैं उसमें एक ब्राउन कलर का लेयर, ऊपर से ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन ये इसी कोरोजन के कारण ही होता है, जिसको जंग लगना कहते हैं। कोई भी चीज़ सामान जो उपयोग नहीं होता है उसमें जंग लगा। तो कोरोजन क्या है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, जैसे मॉइस्चर, एसिड्स, तो कोरोजन हो जाते हैं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आने से कोरोजन हो जा रहा है, ठीक है। जैसे रेडिस ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, जो आयरन में जंग लग जाता है। फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में जब कोरोजन होगा तो ब्लैक कोटिंग ऊपर से हो जाता है। अब रैंसिडिटी क्या है, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। रैंसिडिटी क्या है कि जैसे जब फैट और ऑयल जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो वो रैंसिड्स बना देते हैं और स्मेल्स और टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो
जैसे रैंसिडिटी को बचाने के लिए, ताकि जो फूड है ना जिसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट है वो ऑक्साइड ना हो, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट डालने से क्या होगा कि जो फूड कंटेन कर रहे हैं ऑयल या फैट वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो उसमें स्मेल या टेस्ट का कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो जैसे रहेंगे, जैसे शुरू में बनाए गए थे वैसे ही रहेंगे। तो ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है बचाने के लिए, इसको कोई भी फैट या ऑयल का सब्सटेंस को रैंसीड होने से या फिर स्मेल और टेस्ट में चेंज आने से बचने के लिए हम क्या एंटीऑक्सीडेंट या ऐड करते हैं, ताकि फूड जो फैट और ऑयल कंटेन कर रहे हैं उसका टेस्ट और स्मेल चेंज ना हो सके। अब हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ये सारी एक्सरसाइज जो हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने से करें, खुद से करने की कोशिश करें। ये सारे 1 मार्क के हैं, आप एक एक बार इसको सारे स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, और यहाँ तक देख लें फिर से। सारे अलग अलग मार्क स्कीम के हैं, आप इसको बनाएं अपने से। ठीक है, तो अब चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आप सबों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।